सो हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एक कैंपस के बारे में, दैट इज़ ICTS, दैट इज़ इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल साइंसेस। इस कैंपस के बारे में बात करेंगे, ये कैंपस कैसा है और बेसिकली अगर आप BSc फिजिक्स के स्टूडेंट हो, बेसिकली नॉर्मली विल टॉक अबाउट कि जो BSc फिजिक्स का स्टूडेंट है या फिर जो BTech कर रहा है, जो कि फिजिक्स में अपना मास्टर्स या फिर अपना PhD जो अगर वो करना चाहता है तो उसके लिए ये कैंपस कैसा है। और ऑब्वियसली कैंपस बहुत ही अच्छा है। और अगर आपको मतलब ऐसा है कि अगर आपको मान लो कि कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको IITs मिलते हैं और फिर उनके साथ में ICTS जैसे कैंपसेस मिल जाते हैं, तो उस केस में उनको क्या करना चाहिए। सो विल टॉक अबाउट दिस थिंग। और साथ में वो बच्चे मतलब जो कि BSc के बाद ही मतलब इंटीग्रेटेड PhD को अगर प्रेफर करना चाहते हैं कि नहीं, उनका एडमिशन मास्टर्स में भी हो रहा है और साथ में उनका एडमिशन जो PhD में भी मतलब इंटीग्रेटेड PhD में हो रहा है और वो भी ICTS में, तो ऐसे स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, वी विल टॉक अबाउट दिस थिंग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या इस चैनल पे आप नए क्या, इवन मैं भी इस चैनल पर नया ही हूँ क्योंकि ये पहली वीडियो है इस चैनल पे। आप मेरे को फेसबुक, इंस्टाग्राम और जहाँ भी आप अनअकैडमी जहाँ भी चाहो आप यहाँ पे मेरे को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अब स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल साइंसेस। ये कैंपस मतलब इसकी वेबसाइट है, ये आप इसको देखो आराम से। देखो अगर मैं बात करूं कि अगर आप BSc फर्स्ट ईयर में हो या फिर BSc सेकंड ईयर में या BSc थर्ड ईयर में हो तो आपको करना क्या चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो किसी भी कैंपस के बारे में कि अगर मेरे को जाना है यहाँ पे तो आपको पहले अपना मन बनाना पड़ेगा कि यस मेरे को यहाँ पे जाना, क्योंकि देखो सीट्स बहुत कम होती है ऐसे इंस्टीट्यूट्स में। अगर मैं 2020 की बात करूँ तो इसमें मेरे ख्याल से जो इनके वेबसाइट पे जो स्टूडेंट्स की लिस्ट दिखती है वहाँ पे 6 या 7 स्टूडेंट हैं जो कि BSc के बाद इंटीग्रेटेड PhD कर रहे हैं इस कैंपस से। अगर मैं 2020 बैच की बात करूँ तो वहाँ पे टोटल से 6 या 7 ही स्टूडेंट हैं जो कि वहाँ से अभी पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब इंटीग्रेटेड PhD जो कर रहे हैं। मतलब नॉर्मली अभी उनका MSc फर्स्ट ईयर खत्म हुआ होगा और MSc सेकेंड ईयर में प्रमोट हुए होंगे। फाइन, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब देखो ऐसा है कि कंपटीशन तो बहुत ही टफ होने वाला है। तो सर ये तो ठीक है कि चलो कंपटीशन होगा जो भी होगा, तो मेरे को स्टार्ट कहाँ से करना है। तो देखो अभी स्टार्ट ये करना है कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर में अगर हो तो अभी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है कि आप क्लास 12 को रिवाइज कर लो। ठीक है, क्लास 12 को रिवाइज कर लो और आज से आप ये मान के चलो कि अब आपकी प्रिपरेशन जो वो चालू हो चुकी है कि मेरे को यहाँ पे एडमिशन लेना, उसके लिए मेरे को प्रिपेयर करना है। तो सर कौन कौन से एग्जाम पे मैं फोकस कर सकता हूँ। तो देखो IIT JAM से इसमें कोई एडमिशन नहीं होगा, IIT JAM फिजिक्स से, तो उसके लिए प्रिपरेशन करना हो तो प्रिपरेशन तो उसकी करनी चाहिए आपको। ठीक है, क्योंकि दूसरे ऑप्शंस भी आपको देखने की, अगर ये नहीं मिला तो उसके बाद मतलब कम से कम मैं IITs में तो जा ही सकता हूँ आराम से। ठीक है, तो आपको IIT JAM की प्रिपरेशन तो करनी है ना। लेकिन जो ICTS में एडमिशन मिलेगा आपको वो मिलेगा JEST के थ्रू। ठीक है, या तो JEST के थ्रू या तो फिर TIFR का जो GS पेपर है आप उसके थ्रू जा सकते हो। और अगर आप मास्टर्स कर चुके हो तो इन मास्टर्स की अगर आप स्टूडेंट हो इन दैट केस यू कैन गो विद, अगर वहां पे तो फिर से आपको TIFR का एग्जाम देना, आप इवन JEST के थ्रू भी जा सकते हो मास्टर्स के बाद, और उसके बाद आप जा सकते हो CSIR नेट और गेट के थ्रू। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस हैं आपके पास यहाँ पे खुले हुए, इनका यूज करके आप इसके अंदर जा सकते हो। और अगर आप BSc सेकेंड ईयर में हो तो भैया ऐसा है कि आप स्टार्ट कर दो कि JAM की प्रिपरेशन तो मेरे को आप ताबड़तोड़ तरीके से करनी है। इवन अगर आप थर्ड ईयर में भी हो तो भी आपको प्रिपरेशन जो आपको स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, देखो ऑप्शंस ये है कि चलो सर मतलब अब ऐसा है कि कुछ बच्चे ध्यान देते हैं कि नहीं सर मेरे को BSc में अपने मार्क्स अच्छे करने। देखो BSc में आप 90% लेके आओ और उसके बाद आपको कोई कैंपस ना मिले, कोई IIT भी ना मिले, तो यार इससे बेहतर है ना कि BSc में 60% मिला और आप यहाँ पे एंट्रेंस जो मतलब जो एंट्रेंसेस है उनको क्लियर करके आप थोड़ा आगे बढ़ो। समझ रहे हो ना कि आप दूसरे एंट्रेंस क्लियर करके आप आगे जाओ, मतलब मास्टर जो काफी अच्छी जगह से करो। तो बात तो ये होगी। अच्छा, तो यही बात होगी यहाँ पे, तो यही चीज होगी कि देखो आपको करना तो यही चीज है। ठीक है, करना आपको यही चीज चाहिए। अच्छा, साथ में अगर मैं यहाँ पे इस बात की बात करूँ कि यस सर एलिजिबिलिटी क्या है, तो देखो इसमें हर बच्चा जो कि BSc के किसी भी कोर्स से है, फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास फिजिक्स ही होनी चाहिए, आपके पास BSc का कोई भी कोर्स है आप उसके थ्रू आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। लेकिन ये होगा कि अगर आपके पास फिजिक्स है तो ये होगा कि फिजिक्स थोड़ा आपका BSc का अच्छा होगा, या अगर आप BE BTech से भी हो और वहाँ पे भी आपने फिजिक्स अगर अच्छी पढ़ी है तो भी आप इस एंट्रेंस को बहुत अच्छे से मतलब GS हो गया या JEST हो गया, इन दोनों को आप बहुत आराम से क्लियर कर सकते हो।
ठीक है। तो इन दोनों से तो आपका एडमिशन जो वो बहुत आराम से हो ही जाएगा, ठीक है। अच्छा, और बात होगी कि सर एंट्रेंस टेस्ट कौन कौन से, ये तो मैंने बता दिया कि देखो आप टीआईएफआर के थ्रू जा सकते हो, आप जेस्ट के थ्रू जा सकते हो, आप गेट फिजिक्स के थ्रू जा सकते हो, सीएसआई या यूजीसी नेट के थ्रू आप इसमें बहुत आराम से जा सकते हो। लेकिन अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हो तब तो आप सीएसआई या नेट तो दे ही नहीं सकते। अभी आप गेट दे सकते हो, इस बार से अभी गेट जो है वो एलिजिबल है, बट आई डोंट नो कि ये गेट से अभी ये ले रहे हैं एडमिशन या नहीं ले रहे हैं, इसका आइडिया फिलहाल क्योंकि इनकी वेबसाइट पे कहीं मेंशन नहीं है कि बीएससी के बच्चे जो वो गेट के थ्रू जा सकते हैं। और इनका क्राइटेरिया कैसा होता है कि देखो अगर आपकी जेस्ट में रैंक जो है वो अगर 1 से 80 के बीच में है तभी आप इसका फॉर्म जो है आप आईसीटीएस के लिए अप्लाई कर सकते हो, समझ रहे हो। अगर आपकी जेस्ट की रैंक जो है 1 से 80 के बीच में, तो अगर टीआईएफआर जीएस का अगर पेपर आपका क्लियर है तब तो आप डायरेक्टली वहां पे जा सकते हो, डायरेक्टली आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो। और तीसरी चीज होगी कि अगर आप सीएसआई यूजीसी नेट के थ्रू अगर जा रहे हो तो यहाँ पे जो रैंक मेंशन है वो 1 से 50 तक रैंक है। आईआईटी जैम वालों का इसमें कोई एडमिशन नहीं होता, मतलब आईआईटी जैम के थ्रू इसमें कोई एडमिशन का कोई विंडो नहीं है। अच्छा सर, मैंने एंट्रेंस क्लियर कर लिया, मैंने ये सारे एग्जाम्स क्लियर कर दिए, मतलब इनमें से कोई एक एग्जाम क्लियर कर लिया, अब मेरे को क्या करना चाहिए? तो देखो अब आपको क्या करना चाहिए, अब आप जाओगे उसके इंटरव्यू में, आप उनके इंटरव्यू का फॉर्म भरोगे। एक तो टीआईएफआर के थ्रू जो होता है उसमें आप इसको चूज कर सकते हो, और दूसरा होगा आईसीटीएस का जो आपका मई जून में, अगर आपका जेस्ट क्लियर है तो आप मई जून में इसके इंटरव्यू के लिए आप दोबारा से अपीयर कर सकते हो, अगर आपकी रैंक 1 से 80 के बीच में, या हर साल ये चेंज होता रहता है, तो फिर वो शॉर्टलिस्ट करके आपको कॉल लेटर वगैरह जो होता है वो भेज देंगे जो भी। तो उसके बाद आप इनके इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आपका इंटरव्यू में हो गया, उसके बाद क्या होगा, ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भर के मतलब आप इसके इंटरव्यू में जाओगे। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा हो गया, अगर आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया, इन दैट केस चलो अब आप प्रोविजनली सेलेक्ट हो जाओगे। डॉक्यूमेंट वेरीफाई, ये सारा काम जो है, ये सारा प्रोसेस खत्म होने के बाद फिर आप वहां पे एडमिशन ले, मतलब आपका एडमिशन जो है वो सिक्योर हो जाएगा। उसके बाद याद रखना इस चीज को, इन सारी चीजों के बाद। अच्छा, तो सर क्या यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है? बिल्कुल मिलती है। पीएचडी वाले बच्चों को अगर उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, मतलब आपको पता होगा कि पीएचडी में क्या होता है कि जैसे मतलब एडमिशन लेने के बाद वो पीएचडी में रजिस्ट्रेशन नहीं समझा जाता। रजिस्ट्रेशन तभी समझा जाएगा जब आप उनका क्वालिफायर जो होगा वो क्लियर करोगे, मतलब वहाँ पे जाके आपको एक गाइड अलॉट किया जाएगा, गाइड के अंदर कुछ आपको काम करना पड़ेगा, फिर वो लोग आपको देखेंगे कि हाँ आप जो है अब अगले स्टेप के लिए रेडी हो या नहीं, ठीक है। तो उसको प्री रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। तो अगर आपका पीएचडी प्री रजिस्ट्रेशन, अगर आप पीएचडी प्री रजिस्टर्ड हो तो इन दैट केस यू विल गेट 31,000 पर ईयर, पर मंथ 31,000 पर मंथ मिलेगा। और बुक्स वगैरह के लिए आपको मतलब कॉन्टीजेंसी ग्रांट जिसको बोलते हैं, दैट इज 40,000 पर एनम मिलता है। अगर आप आईपीएचडी में हो, इंटीग्रेटेड पीएचडी में आप जा रहे हो, तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट इंटीग्रेटेड पीएचडी ओनली। सो अगर आप इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए हो तो आपको फर्स्ट ईयर में जैसे ही आपका एडमिशन होगा, फर्स्ट ईयर से आपको वहाँ पे 21,000 पर मंथ जो है ये मिलेगा, और फिर 25,000 पर एनम मिलता है, वो बुक्स के लिए मिलता है। सेकेंड ईयर में जैसे आप प्रमोट हो जाएगा, यू विल गेट 31,000 पर मंथ एंड 40,000 दैट इज वही जो आपका होता है कॉन्टीजेंसी ग्रांट जो होता है जिसको बोलते हैं, दैट इज वो आपका वो वाला पार्ट है। जैसे ही आपका पीएचडी रजिस्ट्रेशन हो गया, पीएचडी रजिस्ट्रेशन जो होगा यहाँ पे दूसरे साल के बाद, या लगभग लगा लो 2.5 साल के बाद से ये स्टार्ट हो जाता है, 2.5 साल 3 साल तक लग जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो उसके बाद जो आपको 35,000 जो पर मंथ, और उसके बाद फिर कॉन्टीजेंसी ग्रांट जो होता है वो आपको मिलता रहेगा। और अगर आपका 6 साल हो गया, मतलब अगर आपके इसमें पीएचडी को अगर आपको 6 साल हो गए, तो उसके बाद जो होता है फेलोशिप वो फिर 35,000 मिलना बंद हो जाती है। मैक्सिमम 1 ईयर तक आपको 17,000 जो होता है वो पर ईयर जो है, पर मंथ जो है वो आपको मिलेगा वहाँ पे। अच्छा सर, क्या यहाँ पे एकोमोडेशन मिलेगा? बिल्कुल भैया, एकोमोडेशन आपको बहुत आराम से मिलेगा, ठीक है। हमने बात कर ली कि फेलोशिप वगैरह जो है ये कैसे मिलेगा और क्या क्या। देखो फेलोशिप जो आईसीटीएस दे रहा है, आई थिंक दैट इज मैक्सिमम इन इंडिया। शायद टीआईएफआर जो है यही बस इतना, मतलब ये चूंकि टीआईएफआर से ही रिलेटेड है, तो टीआईएफआर और इसमें यही जो फेलोशिप ये मैक्सिमम मिलती है। नहीं तो अगर आप इंटीग्रेटेड पीएचडी अगर आप आईआईटी से करो या कहीं से करो, कहीं भी इतनी फेलोशिप कहीं पे नहीं मिलेगी, ठीक है, कहीं पे भी इतनी फेलोशिप जो वो नहीं मिलती है। अच्छा, और उसके बाद अगर हम बात करें कि सर मतलब ये तो ठीक है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है क्या कि अगर मैंने इंटीग्रेटेड पीएचडी ज्वाइन किया और उसके बाद जो है मैं एमएससी करके इसको छोड़ दूं? आंसर है यस, आप यहाँ पे लीव करने का ऑप्शन रहता है। और देखो ये अभी मैं 21 में ये वीडियो बना रहा हूँ, और इनकी वेबसाइट पे जो मेंशन है 2020 का मेंशन है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है अगर आप एमएससी करने के बाद इसको अगर लीव करना चाहते हो, इन दैट केस आपको यहाँ पे एमएससी करने में 3 साल देने पड़ेंगे। ध्यान रखना इस चीज को, 3 साल देने पड़ेंगे। उस केस में क्या होगा, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की फेलोशिप जो जो मैंने अभी बताया आपको वही मिलेगा। थर्ड ईयर पे क्या होगा, आपको सेकंड ईयर के एंड पे आपको बोलना पड़ेगा कि सर मैं एमएससी करने के बाद मैं कैंपस लीव कर रहा हूँ।
तो उस केस में क्या होगा, उस केस में दे विल अलाउ यू कि ठीक है, चलो ठीक है, आप लीव कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक 1 ईयर का जो प्रोजेक्ट है आपको उसमें अपना इनरोलमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 ईयर के उसमें आप इनरोल कर दोगे, आपका वो प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, तीसरे साल के एंड में फिर आप उस कैंपस को छोड़ के जा सकते हो। एक तो ये ऑप्शन है। और थर्ड ईयर में जो आपको फेलोशिप मिलेगी वो फर्स्ट ईयर वाली फेलोशिप मिलनी जो वो शुरू हो जाएगी, जो मैंने आपको बताया था, दैट इज 21,000 जो भी है, तो वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, कोई एज लिमिट है क्या? नहीं, इसकी कोई एज लिमिट नहीं है। और कट ऑफ है क्या? तो कट ऑफ देखो वो हर साल चेंज होती रहती है, ये तो बात होगी। अच्छा, कुछ बच्चों का सवाल होता है कि नहीं सर देखो ऐसा होता है कि मतलब मुझे इंटरेस्ट किसी और सब्जेक्ट में है, मतलब मैं किसी और टॉपिक पे काम करना चाहता हूँ जिससे रिलेटेड काम ICTS में नहीं होता, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं अपना एडवाइजर जो है वो किसी और इंस्टीट्यूट से सेलेक्ट करूँ, जैसे IISc हो गया या किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से सेलेक्ट करूँ? तो देखो ICTS जो होता है इसकी इंडिपेंडेंसी देता है कि आप आराम से ऐसा कर सकते हो कि देखो आपका जो प्राइमरी सुपरवाइजर होगा, मतलब मेन जो सुपरवाइजर होगा वो आपके ICTS कैंपस का होगा और आप उनके अंडर ही वर्क करोगे। लेकिन आप क्या कर सकते हो, एक दूसरा को गाइड जो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो IISc, अगर वो दूसरा को गाइड जो अगर वो रेडी हो जाते हैं तो। अगर वो रेडी हो गए, इन दैट केस आप इन दोनों के साथ मतलब आप दोनों इन दोनों के साथ जो बहुत आराम से आप काम कर सकते हो, बहुत अच्छे से काम कर सकते हो। अच्छा, अब ऐसा हो गया कि देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सर जैसे उन्होंने क्या किया कि TIFR GS का पेपर दिया, अब उसका तो इंटरव्यू मार्च में हो जाता है, जहाँ पे आप मतलब ICTS के थ्रू मतलब वहाँ पे आप TIFR के GS के थ्रू आप ICTS में अप्लाई करोगे, मतलब वो वहीं पे जो उसका मतलब TIFR का जो ये होता है इंटरव्यू होता है जिससे आप ICTS अलॉट करवाते हो अपना, एक तो वो प्रोसेस आप वहाँ से भी दे सकते हो। अच्छा, अब बात होगी सर मैंने उस टाइम पे ये दिया था, मतलब मैंने उस टाइम पे मेरा वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो क्या अब मैं दोबारा से उसी TIFR के मार्क्स के बेसिस पे मैं मई जून वाले इसमें मतलब इन जो एंट्रेंस प्रोसेस है मैं उसमें एडमिशन ले सकता हूँ क्या? तो आंसर इज नो, आप उस वाले प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। क्या करना पड़ेगा सर फिर? तो इन दैट केस आपको ये करना पड़ेगा कि आपका अगर जस्ट क्लियर है, समझ रहे हैं, उसी साल का, जैसे आप 21 का दे रहे हो तो आपने 2021 में TIFR क्लियर किया, उसके थ्रू आपका एडमिशन नहीं हुआ, तो फिर 21 में जो आपने जस्ट का पेपर दिया है उसके थ्रू अगर आप फिर से एलिजिबल हो तो आप दोबारा से ICTS के लिए अप्लाई कर सकते हो और ICTS के सिलेक्शन प्रोसेस में आप दोबारा से पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये तो बात समझ आ गया सारे लोगों को। अच्छा, और अगर यहाँ पे कुछ है कि बोलोगे सर कैंपस कैसा, तो कैंपस देखो अब इनके कैंपसेस होते हैं बहुत धांसू कैंपस मिलेंगे, लोग बहुत कम मिलेंगे, मतलब कैंपस एरिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा है इसका, लोग आपको बहुत कम मिलेंगे, मतलब जैसा होता है कि IITs में जो भीड़ होती है वैसी भीड़ आपको वहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी, काफ़ी कम लोग रहेंगे। तो ये हो कि इंटरेक्शन काफ़ी अच्छा होता है टीचर्स के साथ। जैसे मैंने आपको बताया ना कि 2020 वाले बच्चों में यहाँ पे 6 या 7 बच्चे दिख रहे हैं, तो एडमिशन लगभग इतने में ही होता, 10 या 11 बच्चों का ही सिलेक्शन होगा एट मैक्स, इससे ज़्यादा सिलेक्शन ये लोग लेते नहीं है, ये अपने में भीड़ नहीं बढ़ाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि देखो मतलब कंपटीशन बहुत तगड़ा रहने वाला है। तो सर अगर मैंने 1 साल का ड्रॉप ले लिया तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? आंसर यस, आप हमेशा एलिजिबल हो। अगर आपने 10 साल का भी ड्रॉप ले रखा उसके बाद आपको अचानक से मन चला गया कि नहीं मेरे को प्रिपरेशन करनी है, मेरे को दोबारा से साइंटिस्ट बनना है, मेरे को PhD करनी है, इन दैट केस ऑल्सो यू आर एलिजिबल, आप बहुत अच्छे तरीके से एलिजिबल हो। बट द थिंग इज कि देखो आपको एंट्रेंस क्लियर करनी है और वो एंट्रेंसेस क्लियर करने के लिए आपके अंदर वो पैशन जो वो होना ही चाहिए, वो हमेशा होना चाहिए, अदरवाइज फिर कोई सेंस नहीं बनता इन सारी चीज़ों का। ठीक है, ये बात होगी। अच्छा सर सिलेबस क्या है? तो देखो TIFR GS जो अपना कोई सिलेबस नहीं देता, ठीक है, तो आप अल्टीमेटली ऐसा कि जो आपने BSc में टॉपिक्स पढ़ रखे हैं या फिर आप ये लगा लो जो आपके जेस्ट का सिलेबस है, जेस्ट और जैम का जो सिलेबस है उनका आप इंटरसेक्शन ले लो, मतलब इंटरसेक्शन नहीं, आप उनका यूनियन ले लो, नॉट इंटरसेक्शन, आप उनका यूनियन ले लो कि जैम में जो टॉपिक्स हैं और जो आपके जेस्ट में टॉपिक्स हैं आप इन दोनों को मिला लो, आपका जो सिलेबस बनेगा वही TIFR GS फिजिक्स का बनेगा। ठीक है, आप वो चूंकि आपको गेट तो ये सॉरी आपको तो जेस्ट तो क्लियर करना ही है ना, तो अल्टीमेटली ये कि आपको जैम का और जेस्ट का दोनों का सिलेबस मिला के आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, बहुत ताबड़तोड़ तरीके से करो, PYQs वगैरह चेक करो और उसके बाद फिर इनके क्वेश्चन जैसे मतलब होता ना कि चलो ठीक है जेस्ट के कुछ क्वेश्चंस किए मैंने, इसके क्वेश्चन किए, वैसे क्वेश्चंस किए, तो आप ये सारी चीजें करते रहो धीरे धीरे करके आपका जो टॉपिक होगा अपने आप ये स्ट्रांग होता जाएगा, फिर आप प्रिपरेशन मतलब आप जो है इसके मतलब इसके लिए बहुत अच्छे तरीके से मतलब अब आप प्रिपेयर्ड हो जाओगे कि हाँ अब मेरे को इस एग्जाम को फोड़ना है, समझ। तो यही चीजें मेरे को बतानी थी। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, देखो बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन होते हैं सर बीटेक वालों को क्या करना चाहिए। देखो बीटेक वालों के लिए अलग से कोई एग्जाम नहीं होगा, तो बीटेक वालों को भी अल्टीमेटली जेस्ट और TIFR GS जो है वही क्लियर करना है। तो जितना BSc वाले बच्चों ने पढ़ रखा है फिजिक्स में, आपको भी उतनी ही फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी,
तो ऐसा नहीं है कि उसको कुछ अलग कुछ करना, कुछ नहीं करना। तो देखो आपको वहां पे अपने बीटेक के टाइम से, मतलब बीटेक में जो भी आपको टाइम है अलॉटेड, आपको वहीं से टाइम चोरी करके आपको इसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे पता है देखो बीटेक में भी आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं, वहां पे भी कोर्सेज बहुत ज्यादा होते हैं, इलेक्टिव्स हैं, ये हैं वो हैं, तो आपको वो उन चीजों को साइड में रखते हुए मतलब उनके लिए तो प्रिपरेशन करनी है, साथ में आपको यहाँ पे भी इसके लिए भी प्रिपरेशन करनी है। अच्छा, बीएससी में 60% मस्ट है, आप इतने मार्क्स तो कम से कम लेके आना ताकि आप आगे बढ़ सको, ठीक है, आप इस एग्जाम को बहुत अच्छे से क्लियर कर सको, ठीक है। और मैं कुछ वेबसाइट जो है वो यहाँ पे मैं नीचे पिन कर दूंगा, ठीक है, आप कमेंट से यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उन वेबसाइट से बहुत आराम से चेक कर सकते हो कि और क्या एडिशनल अगर मतलब कुछ है तो जो मैंने नहीं बताया, अगर आपको वो देखना है तो आप बहुत आराम से देख सकते हो, ठीक है। फैकल्टीज की लिस्ट जो है, अब देखो फैकल्टीज के बारे में बोलना यहाँ पे बेवकूफ़ी हो जाएगी, मैं कुछ नहीं बोलूँगा इसके बारे में, मतलब मैं उतना बोलने लायक नहीं हूँ। फैकल्टीज ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अच्छी मिलेगी, बहुत ज़्यादा अच्छी मिलेगी, मतलब ये सेलिब्रिटी साइंटिस्ट हैं ऐसे लगा लो, ठीक है। तो आप देखो आराम से, देखो आपको किस टॉपिक में वर्क करना है, क्या क्या करना है, इन चीज़ों को आपको फैकल्टीज को देख के आइडिया लगे। बट उससे पहले प्लीज़ अपनी बीएससी के कंसेप्ट जो उनको अभी से स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट करें, ठीक है। सो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, शेयर कर दें अपने दोस्तों में, ठीक है। सो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय एंड गुड।